नीतीश कुमार ने कह भी दिया था कि मैं सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार कर रहा हूँ। इसी बीच में नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल करके एनडीए से महागठबंधन की तरफ चले गए। ये सारी प्रक्रियाएं हुई और उसने सत्ता में परिवर्तन किया। बाकी की 3 पार्टियां जो हैं 5 पार्टियों में से, उनमें से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों के घर से थोड़ा-थोड़ा तोड़-तोड़ करके अपने घर में जमा कर ली कि बिहार एक बार फिर से राजनीतिक रूप से बहुत कुछ करने जा रहा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम यानी स्पेशल स्टोरी में। और इस स्पेशल स्टोरी में हमारे साथ है बाबा, जो इनसे खास बातचीत करेंगे और कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनकी चर्चाएं बिहार से लेकर केंद्र तक पहुंची हुई हैं। क्या कुछ है बताते हैं आपको। सबसे पहले किस पार्टी का किसमें होगा विलय? क्या पाला बदलने से सत्ता बदलेगी? और किस पार्टी में किसके स्लीपर सेल मौजूद है? तमाम चीज जो है बाबा से जानेंगे और बाबा से समझने की भी कोशिश करेंगे। बाबा, इस वक्त जैसे अभी मैंने सवाल भी दोहराया, लेकिन मैं फिर से कुछ और सवाल करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा जो चर्चा में बने हुए हैं आरसीपी सिंह, वो आरसीपी सिंह जिस पर लगातार जदयू जो है 72 से 42 ला दिया। ऐसे लोगों के लिए जदयू में जगह नहीं है, तमाम चीजें कही गई उनके कई बड़े नेताओं के द्वारा। तो वही जो है इतने कम साल में 58 प्लॉट्स कहां से आ गए, कई बड़े आरोप जो है लगाते रहे। लेकिन अब उसी आरसीपी सिंह की वापसी जो है जदयू में होने को लेकर कई चर्चाएं हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच जानना ये जरूरी होगा कि क्या सचमुच आरसीपी सिंह के लिए जदयू के दरवाजे बंद हो चुके हैं या फिर वापसी एकदम तय है? सुरक्षा आपने जो बात कही है, सबसे ज़्यादा चर्चा में आरसीपी सिंह है। नहीं, सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई है तो बिहार का ही एक व्यक्ति है। अच्छा, और वो है नितिन नवीन। नितिन नवीन की चर्चा, और नितिन नवीन के सामने जब देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ हो और ये कहे कि मैं इनके अंडर काम कर रहा हूँ, तो वो चर्चा में होता है। व्यक्ति और पद ये 2 अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन चूंकि ये सियासत है तो 2 लाइनों से मैं शुरू करूंगा कि जिद रहे कि ढूंढ ले आदमी के भीतर आदमियत, जिद रहे कि ढूंढ ले आदमी के भीतर आदमियत, बाकिर चक्कर ही कि अंदर तक पैवस्त बा सियासत। हर व्यक्ति के अंदर सियासत का इतना पूट है, और खास करके जब बिहार की चर्चा आप करने बैठेंगे तो बिहार के हर चौक चौराहे पर, गली मोहल्ले में, जहां आप खाना खाने के लिए दोपहर में जाती हैं, वहां भी आप जाइएगा तो पॉलिटिक्स की ही चर्चा होगी। पॉलिटिक्स लोगों के नस नस में बसा हुआ है, और इसके बाद से शुरू हो जाती है वो कहानी जिस कहानी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज के स्पेशल स्टोरी में आपने सवाल पूछा आरसीपी सिंह का, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह को हम बीच के एपिसोड में रखेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार जो चल रहा है ये चर्चा बिहार का इतना ज्यादा, जबकि बिहार ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर किया है। बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और ज्यादा थोड़ा बूस्टअप दिया है, क्योंकि वोट का प्रतिशत बढ़ा है। इसके बाद एक क्लियर मैंडेट दिया है कि 5 साल तक के लिए एक सरकार बनाई है, एनडीए सरकार। ये सभी बातें आपको देखने सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन इन बातों में बार बार ये क्यों रिपीट हो रहा है कि किस पार्टी का विलय हो जाएगा, ये पार्टी टूट जाएगी, इस पार्टी का इस पार्टी में विलय हो जाएगा। और खास करके एनडीए के भीतर जो चल रहा है कि आपने देखा होगा कि हर दल के लोग, मैंने 2 दिन पहले खबर किया था, जब मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद जब मैं आया तो मुझे सबसे पहली खबर ये लगी कि आखिर क्यों चुप हैं सारे एनडीए के लोग। जब एक दल जो कि खुद उस स्थिति में है कि कहा जा रहा है कि पार्टी टूट जाएगी, विधायक छटक जाएंगे, और वो अलग-अलग पार्टियों से, अपने ही खेमे में से लोगों को अपने पार्टी में शामिल करा कर करके अब खुश हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें चुप है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य उसके तरफ नहीं जा रहा है। बाकी की 3 पार्टियां जो हैं 5 पार्टियों में से, उनमें से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों के घर से थोड़ा-थोड़ा तोड़-तोड़ करके अपने घर में जमा कर ली। लेकिन अपनी पार्टी का क्या होगा अभी तक ये क्लियर नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या विलय होगा? किसका विलय किसमें होगा?
इस बात को यदि आप सोचना शुरू करें तो अभी आपको नजर आएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2020 के चुनाव के बाद अपनी पार्टी का विलय कर लिया था जदयू में। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया था जनसुराज में। जिस आरसीपी सिंह की चर्चा आप कर रही हैं, उस आरसीपी सिंह के बारे में जो आप बता रही हैं कि उनके प्लॉट के बारे में, उनके बाकी सब चीजों के बारे में, हम चाहेंगे कि उनकी एक चिट्ठी जिस समय उन्होंने जदयू छोड़ा था, उस चिट्ठी को सामने रखा जाए, क्योंकि उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत ही लिमिटेड शब्द में पार्टी के जो प्राथमिक सदस्यता थी उससे त्याग पत्र दिया था। कारण उनके विरुद्ध एक बड़ी लॉबी काम कर रही थी। इसके बाद जो कहानियां चल रही हैं, उन कहानियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बनी है, वो परिस्थिति इस बात को लेकर के इशारा कर रही है कि बिहार एक बार फिर से राजनीतिक रूप से बहुत कुछ करने जा रहा है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है, आपने जो सबसे पहली बात पूछी आरसीपी सिंह के बारे में, तो हम आरसीपी सिंह की से ही शुरुआत कर लेते हैं। आप ही की बात हम मान लेते हैं और आरसीपी से शुरुआत करते हैं। आरसीपी सिंह की एंट्री जदयू में होगी नहीं होगी, यह फैसला किसको करना है? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको यह फैसला करना है कि किसके साथ वो जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। आरसीपी सिंह की वैसे चर्चा बहुत हो गई है, इतनी चर्चा पिछले एक सप्ताह से हो रही है कि कहा जा रहा है कि ये खबरें प्लांट कराई जा रही है, लेकिन वास्तविकता में ये प्लांट नहीं कराई जा रही है। ये जरूरत की मांग है जदयू के लिए। जदयू के भीतर आप देख रहे होंगे कि जो लौकुश की ये पार्टी कही जाती है, आप जदयू को लौकुश से अलग करके देख ही नहीं सकती, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना जदयू को अगर शून्य कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बात उनके सबसे परम प्रिय वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं, उनके पुत्र ने आकर के यहाँ कहा है। जो युवा पीढ़ी के हैं और आगे की राजनीति वो लोग देख रहे हैं किस तरह से चलेगा, शिक्षित हैं, काफी हाई एजुकेटेड हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आता है कि आने और जाने का जो सिलसिला है, ये तय करना किसी खास का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि नीतीश कुमार का फैसला होगा। और नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार जब लालू प्रसाद के साथ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं तो क्यों नहीं आरसीपी सिंह आ सकते हैं। जब नीतीश कुमार अरुण कुमार को ला सकते हैं, ललन सिंह को ला सकते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको वो अपनी पार्टी में शामिल करा सकते हैं। जब ललन सिंह खुद आ सकते हैं, जब खुद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करके आ सकते हैं, तो जदयू में तो निश्चित रूप से ओबीसी के लिए एक बड़ा खुला मैदान है, खुला मंच है। तो ओबीसी में, और वो भी अगर लौकुश समाज से कोई आता हो, तो उसके लिए नकारात्मक उत्तर तो आप दे ही नहीं सकते हैं। उसका तो अधिकार बनता है कि जदयू में वो सीधे प्रवेश करे। सिर्फ गेट खोलने के लिए नीतीश कुमार को हाँ बोलना है। और ऐसी परिस्थिति में एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहली बात कि इस पाला बदलने से कहीं ना कहीं सत्ता बदलने की भी बू आ रही है। हाँ, बिल्कुल। आप देख लीजिए कि जब ललन सिंह, मैं फिर थोड़ा विषय से विषयांतर हो रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक जो था विलय से जुड़ा हुआ था, हमारा टॉपिक पाला बदलने से जुड़ा हुआ था। तो पाला बदलने वाले में आरसीपी सिंह के पाला बदलने का मतलब सिर्फ आरसीपी सिंह नहीं होता है, उनकी पूरी टीम होती है। अच्छा। और इस पूरी टीम में वो लगभग 2 दर्जन ऐसे नाम हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिन्होंने जदयू को बनाने में, उसके संगठन को मजबूत करने में, एक मजबूत संगठन छोड़ करके गए थे आरसीपी सिंह। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, खुद नीतीश कुमार नहीं इनकार कर सकते हैं। और जो लोग उनके आने को की मनाही कर रहे हैं, आने से रोकना चाहते हैं, वो भी नहीं कह सकते हैं कि रामचंद्र प्रसाद सिंह ने, रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह ने संगठन को एक मजबूत आधार बेस देकर के गए थे। 42 पर भी आप अगर टिक गए थे तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। 42 पर टिकने और 42 पर आरोप लगाने के लिए कि आपके चलते 42 पर हम आए, उस समय वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। ये बात मैं पहले भी दोहरा चुका हूं। जब पार्टी 42 पर आ गई तो आरसीपी सिंह को कमान नीतीश कुमार ने दिया और नीतीश कुमार को उन पर ट्रस्ट था तभी दिया। वोट ललन सिंह को भी दे सकते थे, लेकिन तब ललन सिंह को नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि ललन सिंह तब प्राथमिकता में नहीं थे। संगठन को खड़ा करके एक मजबूत आधार बना करके नीतीश कुमार को समाप्त करने की कोशिश थी। ललन सिंह के बारे में तो लगातार जैसे जो आरसीपी सिंह की वापसी की जो बात चर्चा चल रही है,
तो उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी किसी की दिख रही है तो लगातार ललन सिंह की दिख रही है। लेकिन क्यों, कहीं उनको इस चीज का डर तो नहीं कि मतलब आरसीपी सिंह आए तो फिर? निश्चित रूप से वो आरसीपी सिंह हैं जिनसे उनकी राइवलरी बहुत पुरानी चल रही है। अच्छा। हालांकि ललन सिंह आप उठा के देखिए ना, अगर अच्छे ढंग से आप देखें तो आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर कराने के लिए एक लॉबी बनाई गई। उस लॉबी में कई लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, उसमें अशोक चौधरी भी थे, ललन सिंह भी थे, संजय झा भी थे। ये सभी लोग थे, सभी लोगों की लॉबी ने कहीं ना कहीं आउट किया आरसीपी सिंह को। उपेंद्र कुशवाहा को लगता था कि मेरे हाथ में कमाना जाएगा, ललन सिंह को लगता था मेरे हाथ में कमाना जाएगा, और बाकी के लोगों को भी लगता था कि मेरे हाथ में कमाना जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा को हटाने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जब थोड़ा पावर उनके हाथ में आने लगा आरसीपी सिंह के बाद, तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और मेन फ्रेम में आ गए उपेंद्र कुशवाहा। अब आरसीपी सिंह ने तो अपना त्यागपत्र दे ही दिया। अब नंबर था उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को ये लगने लगा था कि इनके बाद उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। नीतीश कुमार ने कह भी दिया था कि मैं सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार कर रहा हूं। इसी बीच में नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल करके एनडीए से महागठबंधन की तरफ चले गए, और यहां आकर के जब लगा ऐसा कि ललन सिंह को कुछ बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, तो ऐसे में ललन सिंह ने किया क्या कि उस जिम्मेवारी को खुद ग्रहण करने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिया। ये सारी प्रक्रियाएं हुई और उसने सत्ता में परिवर्तन किया। आपने देखा होगा कि जैसे ही आरसीपी सिंह बाहर गए, आरसीपी सिंह के जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा, और तब जाना पड़ा जब नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था। नीतीश कुमार के पास क्या कमी थी? भाजपा उनका सपोर्ट कर ही रही थी, सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन उनको पाला बदलना पड़ा। इसके बाद फिर से आपको याद होगा कि खबर ये भी चली थी कि ललन सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है केंद्र की राजनीति में चले जाए। जब वो महागठबंधन की तरफ थे, केंद्र की राजनीति में चले जाएं और बिहार संभालने के लिए ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी चर्चा खूब चली थी, खूब प्लांट हुआ था ये खबर। उस समय दो बातें बहुत मजबूत थी, जिसमें ये कहना जरूरी हो जाता है कि किस पार्टी में किसका स्लीपर सेल है। ये स्लीपर सेल वाला जो मामला है ना, आज भी आरसीपी सिंह के छोड़े हुए लगभग मैं दर्जनों ऐसे नेताओं को जानता हूं जो जनता दल यूनाइटेड में आज भी उनके बताए रास्ते और नीतीश कुमार से उनका एक लगाव, उसके चलते आज भी काम कर रहे हैं और पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के छोड़े हुए कई स्लीपर सेल के लोग हैं जो आज भी उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं कि वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां जदयू में स्लीपर सेल है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी बात सामने आ रही है, और वो ये है कि भाजपा में भी कई लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। ये सवाल मेरे मन में गूंज भी रहा था कि जैसे लगातार आप स्लीपर सेल के बारे में बोल रहे हैं, और कुछ लोग जो है आरसीपी सिंह को स्लीपर सेल की मतलब बराबरी में, देखिए आरसीपी सिंह निश्चित रूप से आते तो सच में स्लीपर सेल आ रहे हैं या फिर आरसीपी सिंह? नहीं, मैं आरसीपी सिंह के स्लीपर सेल जो हैं वो जदयू में है। अच्छा। और वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आए। अच्छा। बीजेपी में जो जदयू के नीतीश कुमार और बाकी के लोगों के जो बीजेपी के स्लीपर सेल जदयू में हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहें। अच्छा। भाजपा के स्लीपर सेल इधर आए, उपेंद्र कुशवाहा के स्लीपर सेल हैं, वो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इधर चले आए। अच्छा। ये सारी प्रक्रियाएं इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो सामने नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अगर पार्टी का विलय होता है उपेंद्र कुशवाहा के जी, तो ऐसी स्थिति में उनके पास चारा तब नहीं रहेगा जब उनके विधायक उनके साथ हों। मैंने पहले भी बताया था कि विधायकों की जो आवागमन का रास्ता है वो एकदम एक अलग तरह से तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार को जब भी गैर भाजपा और गैर राजद सरकार की जरूरत होगी, मैंने पहले भी कहा है, उनके पास आंकड़े मौजूद हैं, और वो स्लीपर सेल तब काम करना शुरू करेगा जब नीतीश कुमार को ये पता चल जाएगा कि मेरा जो स्लीपर सेल है, मेरी पार्टी में जो स्लीपर सेल है वो भाजपा का है, किसका है। और ये नीतीश कुमार जिस दिन आइडेंटिफाई कर लेंगे उस दिन आप देखिएगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, और विलय और पाला बदलने से बड़ा जो एक बड़ी घटना घट सकती है वो बिहार में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हर पार्टी में हर नेता के स्लीपर सेल रहते हैं, और उनका काम सिर्फ यही होता है कि वो उस पार्टी में जोड़ के रखें, वो अपने फायदे के लिए वो काम करते रहें। और ये परिस्थितियां निश्चित रूप से बनी हुई, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को, जदयू को और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आगे कैसे चले इसकी जरूरत है, और इस जरूरत को नीतीश कुमार समझते भी हैं
और उस पर वो फैसला ले भी सकते हैं। अच्छा बाबा, आप लगातार जो लौकुश समीकरण के बारे में बात कर रहे थे, हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या सचमुच आरसीपी सिंह की वापसी से जो लौकुश समीकरण है वो पूरा हो जाएगा? और अगर मान लीजिए आरसीपी सिंह की उपस्थिति से ही क्यों पूरा होगा? क्योंकि अगर देखा जाए नालंदा में विशेष करके, तो वहां पे जो पूर्व आईएएस मनीष वर्मा है, उनको भी तो आजमा सकते हैं नीतीश कुमार, या फिर अपने उनके जो खुद के बेटे हैं निशांत, जिसकी मांग लगातार उनके कार्यकर्तागण भी कह रहे हैं कि भाई निशांत को जो है राजनीति में एंट्री लो, तो इस तरीके से वो निशांत को भी तो एंट्री दिला ही सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह की वापसी से क्यों, मतलब लौकुश समीकरण पूरा हो रहा है? एक बहुत तगड़ी चर्चा चल रही है बैरम खान की। अच्छा। खूब चर्चा चल रही है मीडिया में, बैरम खान। बैरम खान वो व्यक्ति थे अच्छा। जिन्होंने एक नाबालिग बच्चे को शासन चलाने के लिए तैयार किया जी। और उसके बाद अकबर जो है वो शासन में आए। उनके चारों तरफ उनको घेर करके रखा गया था कि वो शासन में नहीं आ सके। बच्चा थे, उम्र नहीं थी, और बैरम खान ने पूरी तरह से सत्ता को समेट करके रखा और अंततः उनको राजा बनाया। बिहार में भी लौकुश का जो आपने चर्चा किया, निश्चित रूप से लौकुश समीकरण में नीतीश के रहते किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन नीतीश के बाद कौन? कुशवाहा जैसे ही छटकेंगे, मैंने कुछ दिन पहले खबर किया है जिसमें मैंने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा जिस ढलान पर जा रहे हैं, या तो वो उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आ जाए तो लौकुश का समीकरण पूरा हो जाएगा, या फिर कुशवाहा समाज अगर नीतीश कुमार के बाद कोई मजबूत बेस नहीं होता है तो कुशवाहा समाज पूरी तरह से जदयू से उठ करके और बीजेपी की तरफ चला जाएगा, जहां सम्राट चौधरी लीड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जदयू के लिए, जदयू को बचा करके रखने के लिए लौकुश को रखना जरूरी है। और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि लौकुश समीकरण की ही पार्टी जदयू है। यादवों का ओबीसी की पार्टी जो है, ओबीसी का दो खेमा है, एक है यादव और दूसरे हैं गैर यादव। यादव समीकरण में चूंकि यादव 13% से ज्यादा है, 27% ओबीसी में, तो वो ये समझते हैं कि उनका एकाधिपत्य है और वो डोमिनेट भी करते हैं। आपने देखा होगा कि यादव जहां भी हैं, आप देखिएगा किसी क्षेत्र में जाइएगा तो यादवों का डोमिनेशन वहां आपको नजर आएगा। उससे ओबीसी के अन्य जो जाति के लोग हैं वो डरते हैं, उनको एक संगठन में रहना पड़ता है। और नीतीश कुमार ने ये उनको भरोसा दिलाया है कि आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, आपको न्याय के साथ विकास हम देंगे, और उन्होंने दिया भी है। इसके अलावे जो ईबीसी के लोग हैं वो भी नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं, और खास करके महिलाएं नीतीश कुमार पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस लौकुश समीकरण को और जनता दल यूनाइटेड को, दोनों को बचा करके रखना जरूरी है। कुशवाहा समाज लड़ाकू समाज है, कुर्मी समाज लड़ाकू समाज है, एक पढ़ाई लिखाई में भी आगे है। अब ने जो नाम लिया उसमें से आरसीपी सिंह का नाम लिया, मनीष वर्मा का नाम लिया, आपने निशांत का नाम लिया, ये तीनों का नाम लिया। तीनों हाईली एजुकेटेड है, 2 आईएएस ऑफिसर्स में है, एक इंजीनियर है। और नीतीश कुमार जिस जगह से आए हैं वो इंजीनियर होते हुए बिहार की गद्दी को संभाले हैं। तो ये बनाए रखने के लिए, और बिहार में खास करके एक खास वर्ग जो ओबीसी में गैर यादव है और ईबीसी, इसको, महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, कोई गलत नहीं हो सकता है, उसके लिए लौकुश समीकरण और नीतीश कुमार का जो उत्तराधिकारी होगा उसे मजबूत होना होगा। उसे मजबूत करने के लिए उसी बैरम खान की जरूरत पड़ेगी। जो निशांत अगर आते हैं पार्टी में तो उनको चारों तरफ से सपोर्ट करके, जैसे नीतीश को सपोर्ट करके उनको मजबूती के साथ खड़ा रखा है आरसीपी सिंह ने और बाकी के लोगों ने। मैं सिर्फ आरसीपी सिंह का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बाकी के लोगों का भी नाम ले रहा हूं। उन्होंने एक टीम बनाया था, एक संगठन बनाया था, और जिस संगठन ने काफी मजबूत काम किया था। आप ये तो कह देते हैं सीधे तौर पर 2020 में क्या हुआ, 2019 क्यों नहीं आप कहते हैं? 2019 में 17 में से 16 सीट जीत करके आए। ये भी तो ललन सिंह को कहना चाहिए था कि जब 17 में से 16 सीट जीत करके आए, आपको यह भी कहना चाहिए था कि आप अध्यक्ष नहीं हैं। आपके अध्यक्षीय काल में पार्टी तहस नहस हो रही थी, पार्टी में बिखराव हो रहा था, कई लोग पार्टी छोड़ करके चले गए थे, आपने क्यों नहीं रोक लिया? सिंपल सी बात है कि कोई भी सवर्ण जदयू का नेता नहीं हो सकता है, जदयू को लीड नहीं कर सकता है। यही कारण है कि वशिष्ठ नारायण सिंह को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब भी बात आती है तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार सामने रहते हैं। या तो नीतीश कुमार अपने खुद उस सीट को रिवील करते हैं, या फिर उन्होंने समय समय पर किसी को भी दिया हो। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए
कि जदयू मतलब आपका सवाल और उसका जवाब, लौकुश की पार्टी, ओबीसी गैर यादवों की पार्टी, ईबीसी की पार्टी और महिलाओं के साथ साथ कुछ सवर्णों की भी पार्टी जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। इसलिए जरूरी है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में मजबूत रहे और लीड करे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो आज की स्पेशल स्टोरी में क्या कुछ रहा जो कि हमने आप तक पहुंचाया भी और कई सवाल भी आपके लिए हम छोड़े चलते हैं। खैर, इस खबर से आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।